नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करूँगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी के इंपॉर्टेंस अपडेट नहीं, कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में भी चर्चा करूँगा, जहाँ पे मैंने खुद एंट्री ले चुका हूँ और किस बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर स्विंग बेसिस में ट्रेड ले चुका हूँ। और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी था कि सर अभी इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए? तो सारे अपडेट्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सारे कंपनीज के अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एज एजुकेशन पर्पस में। अगर किसी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके आप काम करिए। ब्लाइंडली मेरी बात सुनकर काम मत करिएगा, क्योंकि हर किसी के अलग अलग ओपिनियन होता है। तो सबसे पहले जो बात कंपनी है उसका नाम है टाटा केमिकल। देखिए, टाटा केमिकल के ऊपर बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जब मुझे एंट्री मिलेगा तो मैं एंट्री लूँगा। तो कहाँ पे मुझे एंट्री मिलने वाला है, किस लेवल में मैं एंट्री के लिए तैयारी कर रहा हूँ, वो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। तो उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस देखना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर एंट्री लेने से पहले क्या कंपनी सही में अभी सही टाइम में सही दिशा में कंपनी काम कर रहा है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कंपनी का मार्केट कैप 26,000 करोड़ है, ये तो ठीक-ठाक है। अभी कंपनी का देखिए जो पी रेशियो है वो कितना है, 15 के आसपास है। और कंपनी का देखिए आरओसी, आरओई देखा जाए तो 11 से 12 के आसपास देखने को मिला, तो थोड़ा-सा एवरेज लेवल का आरओसी देखने को मिले है। बाकी कंपनी की जो डेप्थ है, वो देखा जाए तो ना के बराबर डेप्थ आपको देखने को मिले। कंपनी के हाथ में फ्री कैश फ्लो अच्छा खासा है। और कंपनी के जो मजेदार बात है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, आपको रिजल्ट में हर साल में एक अच्छा खासा ग्रोथ और एक रेंज के हिसाब से कंपनी का सेल्स देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा सेल्स कंपनी का हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है। देखिए, कंपनी एक्सपेंस को भी मिटाया, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 200 करोड़ से 350 बना था, 450 बना था। उसके बाद अभी इस बार कंपनी 200 करोड़ के आसपास बना। मतलब कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा कमियां देखने को मिला है। मगर एक चीज को नोटिस करना, कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑफ ईयर बेसिस में पिछले सालों में जो प्रॉफिट हुआ था और पिछले 2 सालों में जो 3 सालों में जो प्रॉफिट हुआ, उसी रेंज से भी थोड़ा सा ज्यादा इस बार प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मतलब अपकमिंग जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने वाला है, वहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने का चांसेस है। तो इस बेसिस में मैंने कंपनी के ऊपर एक डिसीजन लिया, जो डिसीजन मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उससे पहले और एक चीज अब नोटिस कर लेना, कंपनी के ऊपर जो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रहा है, कंपनी के कैपेक्स किस तरीके से बढ़ रहा है। अगर मैं टाटा केमिकल्स के बारे में बात करूँ तो सोडा इसका जो बिजनेस है, कंपनी सबसे ज़्यादा कंपनी इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी डिपेंडेंट है। और साथ ही साथ कंपनी जो लिथियम आयन बैटरीज बनाने का जो केमिकल्स है वो भी कंपनी बनाते हैं। और कैपेक्स देखिए करीबन 1600 करोड़ के आसपास कंपनी कैपेक्स को बढ़ाया। हर साल में खुद का कैपेक्स देखिए लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एक अलग लेवल का कंपनी का कैपेक्स यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। 2018 से लेकर लगातार हर साल में खुद के कैपेक्स को वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये एक कंपनी के लिए एक मजबूती का सिचुएशन है, एक स्ट्रेंथ कंपनी के ऊपर देखने को मिल जाता है। अभी कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, चलो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए, फाइनली बहुत दिनों के बाद एक हाई वॉल्यूम के साथ कंपनी क्या किया, एक रेंज क्रिएट किया। वो रेंज किस तरीके से बना, वो रेंज बना यहाँ पे देखिए बाइंग कैंडल बना, यहाँ पे कंटिन्यूसली 5 कैंडल बने हैं। वो टोटली बाइंग कैंडल बना। और इसको मैं अगर रेंज को मार्किंग करूँ तो टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखो तो ओवरऑल 42% के आसपास रेंज बना। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब क्या यहाँ पे एंट्री बनेगा और इस टॉप लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। तो एंट्री लेवल अभी तक नहीं बना, क्योंकि 200 डेज ईएमए भी इसका सपोर्ट ले रहा है। और इसके बाद जब नीचे आएगा तो इस लेवल तक उसका एंट्री बनेगा और टॉप लेवल तक इसका टारगेट बनने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है दीपक नाइट्रेट। तो सब और एक चीज मैं यहाँ पर बताना भूल गया कि टाटा केमिकल्स के ऊपर इस तरीके से रेंज जो बनता है वो 20% के ऊपर जब बनता है और 200 नीचे से जब एंटी लेवल्स बनता है, तो हायर पॉसिबिलिटी है जब इस लेवल को टच करेंगे तो जो बायर यहाँ पे एक्टिव हुआ था वही बायर फिर से एक्टिव होकर उसको ऊपर लेके जाने का कोशिश करेंगे। तो एक में एक बहुत बुलिश सिचुएशन मुझे देखने को मिलेगा। जब इस लेवल को टच करेंगे तो मैं जरूर यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ। तो जब एंट्री लूंगा मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो नेक्स्ट कंपनी है दीपक नाइट्रेट। इसके बारे में बात करूं तो ये भी एक मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय करने वाला एक कंपनी है, क्योंकि 75% इसका जो एक मोनोपोली प्रोडक्ट है उसके बारे में बता दूं। आप देख सकते हैं 75% मार्केट शेयर है, वो भी किसके ऊपर, सोडियम नाइट्रेट के ऊपर। तो सोडियम नाइट्रेट जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर कंपनी अकेला 75% मार्केट शेयर लेकर रखा है और एक ग्लोबल मार्केट प्लेयर है। और ग्लोबली मार्केट में भी 50% मार्केट शेयर कंपनी अकेला इस प्रोडक्ट के ऊपर लेकर रखा है। तो केमिकल प्रोडक्ट का देखिए डिमांड थोड़ा सा कम हुआ है, ये बात मान लेता हूँ। फिर भी इस कंपनी के जो सेल्स है उस सेल्स के आंकड़ा देखेंगे तो कंपनी कभी भी सेल्स को कम नहीं किया। पिछले सालों से कंपनी सेल्स को अलग लेवल में ग्रोथ किया। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया, 209 करोड़ और अभी 202 करोड़। मतलब कंपनी एक ही रेंज के अंदर खुद के प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है, खुद के प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो एक बेस्ट तरीके से प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिले। और उसके साथ साथ कंपनी के जो
कैश फ्लो है उसके बारे में बात करें तो कंपनी के कैश फ्लो भी देखिए अब इस तरीके से कुछ देखने को मिले 108 करोड़ से करीबन करीबन 650 करोड़ का कंपनी का कैश फ्लो देखने को मिले। तो कैश फ्लो भी अच्छा खासा एक पॉजिटिव में है। और उसके साथ साथ अगर बैलेंस शीट को चर्चा करेंगे तो बैलेंस शीट में देखिए रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और इस कंपनी का मैनेजमेंट को मैं हमेशा पॉजिटिवली देखता हूँ क्योंकि मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है जो खुद के बोरिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करता है। क्योंकि इसका मैनेजमेंट का कहना है अगर कर्जा ना रहे तो कंपनी अगर सेल्स कम भी करे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कर्जा ज़्यादा रहे तो सेल्स अगर कम हो जाएगा तो कंपनी को तो कर्जा देना ही पड़ेगा, तो जिसके लिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में एक भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ता है। तो उस बेसिस में देखा है तो कंपनी के जो बोरिंग्स है वो कम होता देखने को मिले। 67 करोड़ के आसपास कंपनी का बोरिंग्स देखने को मिला। अभी कंपनी के जो अदर्स एसेट है वो भी देखेंगे तो एसेट किस तरीके से ग्रोथ हुआ आप देखेंगे तो कंपनी के जो एसेट है, जो ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करें तो कंपनी का अच्छा खासा ट्रेड रिसीव हुआ 300 करोड़ से 1200 करोड़ तक कंपनी का ट्रेड रिसीव हुआ, पॉजिटिव भी मिला। तो इस सारे कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा बुलिश फील करता हूँ। ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर जब जब ट्रेड बनता है मैं ट्रेड भी लेता हूँ। अभी फिलहाल के लिए इस प्रोमोटर के देखिए होल्डिंग देखिए 49%। एफआईएस और डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। पहले जितना होल्डिंग था उसी होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहा है, मतलब कोई एक इंस्टीट्यूशन माल नहीं बेचा, वो होल्डिंग को वो कंटिन्यू यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। बाकी इस कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसको दिखाने से पहले एक मजेदार बात आपको दिखा दूं। देखिए शेयर प्राइस लास्ट 10 ईयर में देखिए शेयर प्राइस हैज इंक्रीज ओवर लास्ट 10 ईयर्स, मतलब 10 साल में कंपनी का शेयर प्राइस अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। डेप्थ कंपनी अलग लेवल में कम किया। सूट इशूज जो मतलब कंपनी का जो डेप्थ है वो कम कम होता देखने को मिले। और प्रोमोटर 90 डेज में कोई भी शेयर नहीं बेचा, प्रोमोटर खुद के होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। और जो कंपनी का जो कैपेक्स है उसके बारे में चर्चा करें तो कंपनी का कैपेक्स किस तरीके से ग्रोथ हुआ वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैनेजमेंट किस तरीके से इसको कैपेक्स को बढ़ाकर आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है वो देखना जरूरी है। क्योंकि कैपेक्स पिछली बार कितना था 2022 में 185 करोड़ था और उसके बाद 300 अराउंड जो कैपेक्स है वो करीबन करीबन 350 करोड़ के ऊपर चला गया और अभी 500 के ऊपर देखने को मिला। मतलब कैपेक्स हर साल में कंपनी बढ़ाते चले जा रहे हैं। और इसी बेसिस में कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना जहाँ पे मैंने एक ट्रेड आपको मेंशन किया था, फाइनली वो ट्रेड बन चुके हैं। कप विद 100 पैटर्न्स बना, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए एक बार नीचे आए थे, इस लेवल को रिटेस्ट किया, ऊपर गया, फिर से देखिए ब्रेकआउट करने के बाद फिर से नीचे आया। तो एक थोड़ा सा वोलेटिलिटी आपको दिखेगा क्योंकि केमिकल प्रोडक्ट का जो डिमांड है मार्केट में बहुत कम हो चुके हैं। उस टाइम में भी कंपनी खुद को मेंटेन कर रहा है, यही सबसे खासियत पॉइंट है। पूरा का पूरा सेक्टर में अगर स्लो डाउन में है तो केमिकल्स कंपनी के ऊपर थोड़ा सा तो प्रेशर बनेगा। तो वही सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इन्फोसिस। तो सबसे पहले मैं इन्फोसिस के ऊपर एक बिग अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं टॉप जो अमेरिकन जो लैंडर बैंक्स है, अमेरिकन जितने सारे बैंक्स हैं उनमें से ज़्यादा जो इन्फोसिस का जो सर्विसेज है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यूएस सब्सिडरीज ऑफ इंडिया सॉफ्टवेयर सर्विसेज जायंट इन्फोसिस, मतलब सबसे ज़्यादा इन्फोसिस क्या कर रहा है, यूएस जो बैंक्स है उसको सर्विसेज दे रहा है। देखिए बैंक्स का आप जो ऐप्स यूज करते हैं, बैंक का जो नेट बैंकिंग करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इसको सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा जरूरत होते हैं। तो सिक्योरिटी मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। तो सिक्योरिटी को मेंटेन क्योंकि बहुत सारा अटैक भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारा हैकिंग भी होते हैं। तो उस सिक्योरिटी को मेंटेन करना, उस लॉकिंग को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। तो फिर भी देखिए इन्फोसिस ने एक अलग लेवल का काम किया, एक अलग लेवल का मेंटेनेंस किया, जिसके चलते है एक बिग अपॉर्चुनिटी और बिग फायदा आपको वो कंपनी को ईएस से मिलता है। क्योंकि इस कंपनी के अगर मैं रेवेन्यू के डिटेल्स के बारे में बात करूँ, देखिए सबसे ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका से 69%, यूरोप में 25% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 5%। मतलब इंडिया के कोई नाम और निशान नहीं है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर ही कंपनी का देखने को मिलता है। बाकी यूरोप और अमेरिका में ही सबसे ज़्यादा बिजनेस करे, जिसके चलते है आपको इन्फोसिस के ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में बात करो, सॉफ्टवेयर एंड जो प्रोफेशनल सर्विसेज है उसके ऊपर 94% और सॉफ्टवेयर जो कंपनी प्रोडक्शन करते हैं उसके ऊपर 5% का कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। तो इस सारे पॉइंट्स देखकर आपको एक चीज़ों को नोटिस जरूर करना होगा कि कंपनी किस लेवल तक ऊपर जा रहा है। उसके साथ साथ देखिए कंपनी का आरओसी, आरओई, सेल्स ग्रोथ, डेप्थ सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से दिखेगा। तो जो लोग सोच रहे थे कि इन्फोसिस के ऊपर गिरावट का माहौल में क्या निवेश करना चाहिए, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपॉर्चुनिटी आपको हर कोई कंपनी देगा। जो अच्छे कंपनी होते हैं, मतलब जो लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी होते हैं, जिस कंपनी का रिटर्न आपको एवरेजली हर साल में अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, एवरेजली 40 to 16% का रिटर्न आपको 5 साल 10 साल में मिल जाता है। तो उस कंपनी के ऊपर आपको काम मैं जिस तरीके से करता हूँ आप उसको फॉलोअप कर सकते हैं, आप उसको
स्टडी करके देख सकते हैं कि जब भी कंपनी टॉप लेवल से 20% अगर करेक्शन हो, मतलब मान के चलिए कंपनी ऊपर गया, इस लेवल से 20% क्रैश हो गया, तो मैं वहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ। तो अच्छे कंपनी के ऊपर इसी तरीके से मैं काम करता हूँ, और जब जब इस कंपनी के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग बना, तो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर काम किया हूँ। तो फाइनली यहाँ पे फिर से एक बार स्विंग ट्रेडिंग बना है, यहाँ पे कफ विद 100% बना और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, नीचे आया, मतलब एक सस्ते दामों में कंपनी का प्राइस आया है। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी का जो नीचे साइड में जो ट्रेड हो रहा है वो कहाँ तक आ सकते हैं। वो लेवल अगर मैं बात करूँ तो 1489 इस लेवल तक आने का वो कोशिश करेंगे, इस लेवल तक आने का कोशिश करेंगे, और यहाँ से वो रीबैक करने का कोशिश जरूर कर सकते हैं। अगर यहाँ से रीबैक करें तो एक बिग अपॉर्चुनिटी, बिग जर्नी आपको देखने को मिलेगा। जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 26%, जो लाइफ टाइम हाई के थोड़ा सा ऊपर है। तो बाकी आप इस कंपनी को किस तरीके से सोचते हैं जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, ये वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे खुद के ट्रेड है। आप अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो प्लीज एक बार सोचकर समझकर स्टडी करके काम करना। ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर ट्रेड मत करना, क्योंकि हर किसी के ऊपर काम करना थोड़ा सा आपको संभल कर सोचकर काम करना पड़ेगा। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।